वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वोकैब सेशन को। आपके सामने जो वर्ड्स लिखे हैं उनमें सबसे पहला वर्ड है ऑर्थोपेडिस्ट का। जो वर्ड ऑर्थोपेडिस्ट है ना, ये कई रूट वर्ड से मिलकर के बना है। सबसे पहला जो रूट है ना ऑर्थोपेडिस्ट में, वो है ऑर्थोस, जो ग्रीक रूट वर्ड है और इसका मीनिंग होता है स्ट्रेट, करेक्ट, सीधा, करेक्ट करना। दूसरा जो रूट वर्ड है वो है पेडोज। पेडोज मीन होता है चाइल्ड, जैसा हम लास्ट के सेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी जो मीनिंग निकलती है वो है स्ट्रेथन्स चिल्ड्रन, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है ना वो होता है अस्थि रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ। पहले ना इसको 1741 में किसी राइटर ने एक बुक लिखी और इस बुक में ना उन्होंने बताया कि ये सिर्फ बच्चों की हड्डियों के लिए, बच्चों की प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इसको ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि अडल्ट्स के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है हड्डी रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ। ठीक है, क्योंकि IST लगा है ना, और IST भी एक सफिक्स होता है, आपको याद हो तो मैंने बताया था, और ये होता है नाउन सफिक्स। ठीक, और इसका मीनिंग होता है द पर्सन। ठीक है, यानी IST लगा है तो वो किसी पर्सन के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। करेक्ट, आगे चलते हैं। ऑर्थोपेडिस्ट, पेडिस्ट पढ़ चुके हैं, अब वर्ड है ऑर्थोपेडिक्स। देखो, जो प्रैक्टिस होती है ना ऑर्थोलॉजिस्ट की, ऑर्थोपेडिस्ट की, उस प्रैक्टिस को हम कहते हैं ऑर्थोपेडिक्स। ठीक है, ये नाउन है, स्पेलिंग याद रखिएगा जी। अब उसी से बना है एक एडजेक्टिव वर्ड जिसको हम कहते हैं ऑर्थोपेडिक। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं वर्ड, ये है नाउन, और जो अब है पीछे ये है एडजेक्टिव। ठीक है, बिल्कुल। रूट वर्ड आपने देखा, अब आप इसी से नाउन एडजेक्टिव को बनाते या देखते चलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है ऑर्थोडोंटिस्ट। क्या है? ऑर्थोडोंटिस्ट। ठीक है भाई, ऑर्थो हमने देखा, ऑर्थो तो यूज किया जाता है स्ट्रेट के लिए, ठीक है, करेक्ट के लिए। और ये अब ये ओडोंटोस क्या है? ओडोंटोस है एक रूट वर्ड। ठीक है, देखो ये, और इसका मीनिंग होता है टूथ, क्या? दांत। ठीक है, अब देखो ये सीधा करेगा, किसको सीधा करेगा? जो टीथ होंगे, जो टूथ होंगे ना, टेढ़े मेढ़े या जैसे भी, उनको ये करेक्ट करने का काम करेगा। करेक्ट मतलब सीधा करने का काम करेंगे। ठीक है, यानी ऑर्थोडोंटिस्ट जो होते हैं ना, हालांकि पर्सन वाला सिफिक्स यहाँ है, ये तो नाउन फॉर्म चल रहा है। जो ऑर्थोडोंटिक्स होंगे ना, वो क्या करेंगे ना, उसमें क्या होता है, ये जो प्रैक्टिस होती है इसमें होगा क्या कि दांतों से रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, और वो ठीक करने का काम होगा। बिल्कुल, अब उसी से बना है ऑर्थोडोंटिस्ट। ठीक है, अब ये पर्सन है, IST सफिक्स देख रहे हैं ना, तो ऑर्थोडोंटिस्ट ये पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्थोडोंटिक। ऑर्थोडोंटिक क्या? एडजेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, जो रिलेटेड होगा ना ये ऑर्थोडोंटिक्स से, वही होगा ऑर्थोडोंटिक। क्लियर? चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्डियोलॉजिस्ट। देखिए, ये भी IST का सफिक्स है ना, तो यानी ये पर्सन के बारे में बात कर रहा है, कार्डियोलॉजिस्ट। अब कार्डियो को देखो, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत नहीं है, इसका एनालिसिस करना है। ठीक है जी। कार्डियोलॉजिस्ट में देखो, जो वर्ड है ना कार्डियो, वो बना है कार्डियो से। ठीक है, और कार्डिया जो है ना वो है ग्रीक रूट वर्ड, और कार्डियो में देखिए यहाँ पे तो C है लेकिन यहाँ पे K है। ठीक है, और जो ये कार्डिया है ना, कार्डिया का मीनिंग होता है हार्ट। ठीक है, हृदय। दूसरा वर्ड हमारा आप जान रहे हैं लोगोस, अभी आपको नीचे मिलेगा लॉजी जब पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो लोगोस जो है ना, इसका मीनिंग होता है साइंस। तो यानी अब हृदय से संबंधित जो भी प्रैक्टिस होगी उसको हम क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजी। और जो पर्सन होंगे वो कहलाएंगे कार्डियोलॉजिस्ट, और जो एडजेक्टिव बनेगा वो बनेगा कार्डियोलॉजिकल। ठीक है, वेरी सिंपल, चीज़ें बहुत क्लियर हैं। एडजेक्टिव कहाँ, नाउन कहाँ है, पर्सन कहाँ, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, और पर्सन जो होता है ना वो भी नाउन ही होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। चलो आगे चलते हैं। अब देखो एक चीज़ लिखा हुआ है ना कार्डियोग्राफ। अब ये कार्डियोग्राफ क्या होता है भाई? कार्डियो यानी ये रिलेटेड तो है हार्ट से। अब हार्ट में क्या है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। कैसा इंस्ट्रूमेंट? जो कि प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स ऑफ हार्ट बीट्स, जो कि आपकी हार्ट बीट्स होती है ना, उनके रिकॉर्ड को दिखाता है। ठीक है, कौन? कार्डियोग्राफ। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट वर्ड आ गया आपका कार्डियोग्राम। अच्छा, कार्डियोग्राम क्या होता है? अब देखो, जो हार्ट बीट्स की
का जो रिकॉर्ड होता है ना, हार्ट बीट का जो रिकॉर्ड होता है वही होता है कार्डियोग्राम। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये रिकॉर्ड्स है, जिस रिकॉर्ड्स को हम कहते हैं कार्डियोग्राम। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा न्यूरोलॉजिस्ट। क्या है? न्यूरोलॉजिस्ट। देखो, जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है ना, आईएसटी को तो आप समझ लेना कि ये पर्सन की बात हो रही है। हाँ, हो ही रही है एक्चुअली, लेकिन मैं जो एनालिसिस करूंगी ना, यहाँ तक के वर्ड्स का करूंगी। ठीक है, देखो न्यूरोलॉजिस्ट जो है ना, वो वर्ड न्यूरो से आया है, न्यूरॉन से आया है एक्चुअली। ठीक है, और ये ग्रीक रूट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है नर्व। ठीक है, तंत्रिका जिसको कहते हैं, और लोगोस मीन होता है साइंस। आप देख रहे हैं बहुत देर से। ठीक है, तो जिसमें ना हम तंत्र का अध्ययन करते हैं, वही होता है हमारा क्या? न्यूरोलॉजी। और जो अध्ययन करता है वो कौन होता है? न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, और इसका जो एडजेक्टिव बनेगा ना, यानी जो संबंधित होगी चीजें नर्व से, वो होंगी न्यूरोलॉजिकल। क्लियर? बिल्कुल। चलिए अब देखिए, अब क्या आया? अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा न्यूरालजिया। जी, अच्छा, न्यूरो तो हम जान चुके हैं कि इसका मीनिंग होता है नर्व। ठीक है, अब इसमें आगे का वर्ड है ना एल्गोस। क्या है? एल्गोस, जिसका मीनिंग होता है पेन। ठीक है, अब देखो तंत्रिका तंत्र जो है ना, वो पेन यानी कि पेन से रिलेटेड, यानी तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड जो पेन है, पेन यानी जो प्रॉब्लम है, वो सभी चीज़ें जो है न्यूरालजिया में आएंगी। ठीक है, यानी न्यूरालजिया में हम इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। रूट वर्ड आपके सामने है ना, तो आप हर चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। ठीक, और उसी से आप कई पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बना सकते हैं। बिल्कुल। देखो नेक्स्ट, अब आया आपका जी, अब हम देखेंगे न्यूरिटिस। देखो, अब यही ये न्यूरी जो है ना, ये न्यूरॉन से ही बना है, बिल्कुल, जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जो आइटिस है ना, ये इसका मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन। क्या होता है? इन्फ्लेमेशन, यानी कि ज्वलनशील, यानी कि जलन जो होती है वो। यानी तंत्रिका तंत्र में जो जलन संबंधी विकार होते हैं ना, वो सभी न्यूरिटिस कहलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा न्यूरोसिस। और न्यूरो जो है न्यूरॉन से बना, जिसका मीनिंग होता है तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिका। और जो ओसिस है ना, इसका मीनिंग होता है ये अबनॉर्मल या डिसीज्ड कंडीशन। ठीक है, बिल्कुल। तो न्यूरोसिस जो होता है ना, ये वैसे तो देखा जाए तो ये अबनॉर्मल और डिसीज्ड कंडीशन होती है न्यूरो की, इन नर्व्स की। लेकिन इससे ज़्यादा ना हम न्यूरोसिस को हम यूज़ कर सकते हैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए भी, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही केयरफुल है, जो समय समय पे अपने हाथों को धोता रहता है, बहुत इमोशनल होता है, और प्लॉटिंग करता है, रिवेंज लेता है, और अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही सीरियस होता है, अपने वेल्थ के लिए बहुत सीरियस होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भी ना हम न्यूरोसिस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एबनॉर्मल और डिसीज्ड कंडीशन फॉर नर्व्स के लिए भी यूज़ किया जाए तो ये तब भी करेक्ट है, और ये किसी मोस्ट केयरफुल पर्सन के लिए भी यूज़ किया जाए ना, तो भी करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब देखिए, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है साइकोसिस। क्या है? साइकोसिस। अब देखो, जो ये साइकोसिस है, सिस क्या होता है भाई? सिस तो हम पहले ही देख चुके हैं कि ओसिस का मीनिंग होता है अबनॉर्मल या डिसीज्ड कंडीशन। अब किसकी? देखो, साइको क्या? साइकी से बना है। साइकी का मीन होता है स्पिरिट या सोल या माइंड। ठीक है, मानसिक, बिल्कुल। तो जो हमारे मस्तिष्क, मन का, व्यवहार की अबनॉर्मल और डिसीज्ड कंडीशन होती है, उसी को हम कहते हैं साइकोसिस। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइकियाट्रिस्ट। भाई स्पेलिंग बहुत अच्छी है, स्पेलिंग को लर्न कर लेना। ठीक है, साइकियाट्रिस्ट। अब ये साइकियाट्रिस्ट वही होते हैं जो साइकोसिस का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड जो पर्सन होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, बहुत अच्छी स्पेलिंग है, PSYCHIATRIST। क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा, साइकियाट्रिस्ट में मैं आपको ये भी एक चीज़ को रिलेट करवा दूँ। ये जो याट्रिया शब्द लिखा है ना, याट्रिया, ये इसका मीनिंग होता है मेडिकल हीलिंग। इसको भी मैं पहले के सेशन में डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन आज फिर कर लेती हूँ। तो याट्रिया मीन होता है ना मेडिकल हीलिंग। ठीक है, बिल्कुल। तो ये पर्सन होते हैं जो साइकोसिस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा साइकियाट्री। बिल्कुल। अब देखो, ये साइकियाट्री जो है ना, साइकियाट्रिस्ट का नाउन फॉर्म है, यानी जो प्रैक्टिस होती है ना साइकियाट्रिस्ट की, वही होती है साइकाट्री। ठीक है, साइकियाट्री, बिल्कुल। अब देखो, अब इसी से बना है एडजेक्टिव फॉर्म साइकियाट्रिक। क्या है? साइकियाट्रिक। ये है हमारा एडजेक्टिव फॉर्म। ठीक है, नाउन क्या है? साइकियाट्रिस्ट है और साइकियाट्री है। क्लियर? बिल्कुल। देखो, अब नेक्स्ट वर्ड आ रहा है हमारा
जेरियाट्रिक्स। क्या है? जेरियाट्रिक्स। ठीक है, जेरियाट्रिक्स में क्या होता है ना, जेरिया जो वर्ड है ये, इसका मीनिंग होता है ना जेरास, यानी ये रूट वर्ड है जेरास, और जेरास का मीनिंग होता है ओल्ड एज। ठीक है, और ट्रिक्स तो आप जान ही चुके हैं कि ये किसी चीज का अध्ययन होता है जी। तो याट्रिया जो है ना, इसमें साइकियाट्रिस्ट ने माफ कीजिएगा, जेरियाट्रिक्स में जेरिया है ना जेरस के लिए, यानी जेरस का मीनिंग होता है ओल्ड एज, और जो याट्रिया है ना उसका मीनिंग होता है क्या? मेडिकल हीलिंग। आप यहाँ पे पढ़ चुकी हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब आज हमारा वोकैब सेशन यहीं पे स्टार्ट होता है। मैंने बहुत जल्दी इसको फिनिश कराने की सोची और आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इसमें चीज़ें वही हैं रिपीटेड जो हम अपने लास्ट सेशन में भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बार बार रिपीट होने से क्या है, हमारे माइंड में परमानेंट सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले सेशन पे। चलिए नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा अब ग्रामर का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ प्रीपोजिशंस को देख भी लिया था। आज हमको पढ़ना है बिफोर से। ठीक है, देखो जो बिफोर प्रीपोजिशन होता है ना, उसको हम कई पर्पज से यूज कर सकते हैं। ठीक, आप कैसे यूज कर सकते हैं? टाइम के भी रेफरेंस में यूज कर सकते हैं, और पोजीशन बताने के लिए भी हम बिफोर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो बिफोर का पहला मीनिंग होता है कि पूर्व। ठीक है, अब वो टाइम के रेफरेंस में है। ठीक है, यानी ये जो टाइमिंग दी होगी ये यहाँ पे नाउन उसके पहले की बात। ठीक है, बिल्कुल। जैसे ये जो सेंटेंस लिखा है आपके सामने, इसको देखिए आप, ही केम हेयर द डे बिफोर यस्टरडे। द डे बिफोर यस्टरडे का मीनिंग होता है ना परसों, यानी कल जो बीता है उसके पहले के एक दिन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वह यहाँ आया एक दिन पहले यस्टरडे के, यानी परसों यहाँ आया था। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे बिफोर यूज किया गया किसके लिए? यस्टरडे के लिए। यस्टरडे के एक दिन पहले की बात कर रहा है, तो ये टाइम के रेफरेंस में बिफोर का यूज आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, डू इट बिफोर 8 o'clock। क्या? डू इट बिफोर 8 o'clock, 8 बजे के पहले इसको करो। तो क्या अब ये टाइम के रेफरेंस में तो बिफोर बोल रहा है ना जी, बिल्कुल, ये टाइम के रेफरेंस में बोल रहा है आपको बिफोर, यानी 8 बजे के पहले आप इसको करो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब देखो बिफोर का दूसरा मीनिंग होता है ना के सामने। अब यहाँ पे टाइम का मतलब नहीं है, यहाँ ये पोजीशन बता रहा है कि कोई चीज़ है उसके सामने की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, बिफोर का ये मीनिंग होता है सामने, बिल्कुल। जैसे सेंटेंस लिखा है, द अक्यूज्ड वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द जज। हाँ, बस इतना ही है। तो कह रहा है कि अक्यूज्ड को, कैदी को जो है लाया गया, किसके सामने? प्रस्तुत किया गया, जज के सामने। अब ये पोजीशन बता रहा है। ठीक है, स्टेट बता रहा है, स्थिति को बता रहा है कि यहाँ पे टाइम का रेफरेंस नहीं है ना, तो अब ये कह रहा है कि जज के सामने जो है उसको विक्टिम को लाया गया। क्लियर? बहुत इजी है, ये तो हम सब जानते भी हैं, बस रिटन है, समझ लेना है। आगे चलते हैं। देखो अब बिफोर का एक यूज देखो ना, ये अधिक पसंद के सेंस में भी होता है, यानी इन प्रेफरेंस टू, यानी प्रियोरिटी किसको दी जा रही है, दो चीज़ों में से। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा एडजेक्टिव में कंपैरेटिव डिग्री वाला रूल भी याद आ जाएगा। हालांकि वहाँ पे एडजेक्टिव का कंपैरिजन होता है, और यहाँ पे ना हम नाउन का कंपैरिजन कर सकते हैं बिफोर लिख करके। ठीक है, बिल्कुल। जैसे कहना क्या चाह रही हूँ, एग्जाम्पल देखो, क्लियर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरी इंडियन वुड चूज डेथ बिफोर डिसऑनर। अधिक पसंद यानी क्या करेगा, जो भी भारतीय है, यानी हर भारतीय पसंद करेगा मृत्यु को डिसऑनर की अपेक्षा। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे डेथ के लिए आ रहा है, हालांकि डेथ और डिसऑनर यहाँ पे क्या है, नाउन है। ठीक है, और जब हम देन लगा करके कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे हम एडजेक्टिव का कंपैरिजन करते हैं। वेरी क्लियर एंड वेरी इजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है बिहाइंड का। ठीक है, अब बिहाइंड का देखो किस किस क्रम में, किस किस सेंस में यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है पीछे, और कौन से पीछे? क्रम में। ठीक है, यानी क्रम, ऑर्डर में ये पीछे का सेंस देगा। कौन? बिहाइंड वर्ड जो है। ठीक है, देखो, देयर इज एन ऑर्कार्ड बिहाइंड। ऑर्चार्ड पढ़ो, ऑर्कार्ड पढ़ो, जो भी है आप स्पेलिंग अपने तरीके से लर्न कर लो, इजी है। ओके, डजंट मैटर। देयर इज एन ऑर्कार्ड बिहाइंड द हाउस। आंगन है, ठीक है, ऑर्चार्ड ही पढ़ लीजिए इसको। तो ये बता रहा है कि घर के पीछे एक आंगन है। ठीक है, तो वही बता रहा है, अब ये स्थिति बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये क्रम बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है कि आंगन कहाँ पे है, घर के पीछे। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, अब बिहाइंड का ही यूज ना देखो, ये भी पीछे ही होता है, लेकिन अब यहाँ पे पहला तो जो पढ़ा वो पोजीशन के सेंस में था कि किसी चीज के पीछे, तो हाउस के पीछे था उनका ऑर्कार्ड। ठीक है,
जी, तो आंगन जो था ना वो घर के पीछे था। अब देखो जो यहाँ पे आप पीछे पढ़ोगे ना वो बताएगा टाइम को। कैसे? योर स्कूल डेज विल सून बी फार बिहाइंड यू। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो जो ये बिहाइंड है ना, इसका यूज क्या है? ये समय के रेफरेंस में, यानी टाइम के रेफरेंस में ये बिहाइंड को प्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, अब ये जो पीछे है ना, सब में पीछे लिखा है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है कि जो पहला वाला है ये जो है पोजीशन बता रहा है, दूसरा वाला जो है ये टाइम बता रहा है, अब तीसरा वाला भी जो है ये भी पोजीशन ही बता रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है पहले वाले में और इस वाले में। ठीक है, ये किसी चीज के जस्ट पीछे छुपने के सेंस में होगा, हिडन, हाइड करने के सेंस में। ठीक है, और जो यहाँ पे था ना ये छुपने के सेंस में नहीं था, ऑर्डर भले बता रहा था लेकिन छुपने के सेंस में नहीं था। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखो, द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड्स, यानी जो सन है वो बादलों के पीछे छुपा था। ठीक है, अब यहाँ पे बिहाइंड द क्लाउड्स का मतलब ना कि छुपा हुआ, आगे से कोई चीज़ रोक रही है उसको साफ दिखने में। ठीक है, कौन रोक रहा है? क्लाउड्स रोक रहे हैं। और पहले वाले सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं था, बस एक पोजीशन बता रहा था कि हाउस के बिहाइंड जो है आंगन है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, बहुत ईजी है, लेकिन चर्चा करना हमारा जिम्मेदारी है तो वो हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे ना बियॉन्ड का यूज। किसका? बियॉन्ड का। अल्फाबेटिकली चल रहा है, हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकर सब चलना है। तो बियॉन्ड को देखिए, बियॉन्ड का मतलब होता है ना उस पार। कैसे? उस पार। ऑन द फार्दर साइड ऑफ, फार्दर जो है ना वो फार की डिग्री है, कॉम्पिटिटिव। ठीक है, फादर नहीं है, फादर है, ध्यान रखना। चलो, तो कह रहा है डोंट गो बियॉन्ड द टाउन बाउंड्री, ये बाउंड्री है, इसको वाई बनाओ। ठीक है, डोंट गो बियॉन्ड द टाउन बाउंड्री, यानी कि शहर की नगर की बाउंड्री से उस पार मत जाओ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे बियॉन्ड का यही मतलब होगा। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट, अब देखो, अब बियॉन्ड का मीनिंग किस सेंस में है? के बाहर के सेंस में, यानी आउट ऑफ लिमिट। ही लिव्स बियॉन्ड हिज इनकम। आपको याद हो कि हमने इनकम वाला और भी डिस्कस किया है, इसके लिए हमने एक प्रीपोजिशन और यूज़ किया था। वो क्या था? अगर आपको याद आए तो वो था अबब। क्या था? अबब। एक प्रीपोजिशन की जगह दूसरा प्रीपोजिशन भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये आप नहीं कहेंगे इसकी जगह पे ये यूज़ करें तो, इसकी जगह पे यूज़ करें तो, ठीक है, किया जा सकता है। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि गिवन जो वर्ड है ना उसके साथ में कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। ठीक है, बिल्कुल। अगर वर्ड का स्पेसिफिक कोई रूल है ना तो वो अपना ही प्रीपोजिशन लेगा, और नहीं तो कहीं कहीं पे इनका भी यूज़ कर सकते हैं, एट का भी यूज़ कर सकते हैं, तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बियॉन्ड का यूज़ करें या अबब का यूज़ करें, दोनों करेक्ट हैं। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट, अब देखो, बियॉन्ड का ही हम यूज़ पढ़ रहे हैं बाद में के सेंस में, यानी ऑफ टाइम। डोंट स्टे आउट बियॉन्ड 10 o'clock, 10 बजे के बाद यहाँ मत रहो, बाहर मत रहो। ठीक है, बाद में। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे बियॉन्ड कह रहा है ना आफ्टर के सेंस में। क्या है? आफ्टर के सेंस में। तो अगर हम यहाँ पे बियॉन्ड हटा ही दें, सीधे सीधे आफ्टर कर देना, तो भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि डोंट से आउट आफ्टर 10 o'clock, तो भी करेक्ट है। क्लियर? बिल्कुल। और आपको याद हो हम अबब और अराउंड इन सब का भी यूज़ पढ़ रहे थे, अबाउट का भी यूज़ पढ़ रहे थे, लेकिन गिवन टाइम के पहले पहले की बात हो रही थी। अब देखो बियॉन्ड क्या है? अब ये गिवन टाइम के बाद की बात कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा के ऊपर, यानी सरपासिंग। बियॉन्ड का मीनिंग क्या हुआ? सरपासिंग, यानी के ऊपर। योर वर्क इज बियॉन्ड ऑल प्रेज। ठीक है, यानी ये तारीफ से परे है। अब देखो भैया कितना अच्छा काम किया इन्होंने। कोई पर्सन है कि वो तारीफ से ही परे हैं, यानी सो गुड दैट इट कैन नॉट बी प्रेज्ड इनफ। ठीक है, इतना अच्छा कर दिया है कि जिसकी तारीफ ही नहीं की जा सकती, यानी कि परे। अब वो ये ऐसा काम हो गया है कि ये तारीफ और इससे परे है। ठीक है, बिल्कुल। आई होप समझ में आया होगा आपको। मैंने बहुत ही प्रैक्टिकली वे में आपको समझाने की कोशिश की है। तो आज हमने पढ़ा है बिफोर, इसको आप आज खुद भी पढ़ेंगे, अपने आप से भी पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद फिर बिहाइंड भी पढ़ेंगे, खुद ही पढ़ेंगे आप, फिर पढ़ेंगे बियॉन्ड को। ठीक, नेक्स्ट आ रहा है बाय। अब देखो बाय का जो चैप्टर है ना थोड़ा सा लॉन्ग है, लेंदी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाय के ना बहुत यूजेस होते हैं।
तो इनको लेकिन हम पढ़ेंगे ना कल के चैप्टर में, आज नहीं, आज का ग्रामर का सेशन रोक रहे हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी लिटरेचर। चलिए, तो लिटरेचर में हम पढ़ रहे थे लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स, ठीक है, और जिनमें हमने लेक पोइट्स तक को कवर किया था, जो पेज नंबर 100 पे मिलेंगे आपको प्रकाश बुक में, ठीक है, बिल्कुल। तो आज से अब हम पढ़ेंगे ना, जो नेक्स्ट टर्म है हमारा वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते हम थक गए थे एक्चुअली लास्ट डे, तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज बनाई जाती है बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड, यानी कि साउंड, स्पीच साउंड के थ्रू हम अपनी दिमाग की बातों को शब्दों में उतार सकते हैं। क्या समझे? यानी कि अपने मस्तिष्क के जो विचार होते हैं ना, उनको हम बोल करके दूसरों को समझा सकते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए हम जो शब्द बोलते हैं ना, वही होती है हमारी लैंग्वेज। क्लियर? बिल्कुल। हिंदी में भी हम ऐसा पढ़ते हैं कि जो है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है, वही चीज़ है, ठीक है। और लैंग्वेज हम जानते भी है, लैंग्वेज होती है भाषा। क्लियर? वही चीज़ है, बिल्कुल। नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक्स। अब देखिए लिंग्विस्टिक्स क्या है। लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अब देखो, ये लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी है। कौन? लिंग्विस्टिक्स। नाउन है, ठीक है, अभी अभी वो कैब में पढ़ के आए हैं आप। नाउन वर्ड, प्रैक्टिस को कहा जाता है नाउन। इट इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज, और ये ना लैंग्वेज का साइंस होती है, यानी स्टडी होती है। द टर्म लिंग्विस्टिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लिंग्वा, ठीक है। जो टर्म है लिंग्विस्टिक, ये लिया गया है लिंग्वा से, जिसका मीनिंग होता है टंग, ठीक है, एंड स्टिका, और स्टिका मीन होता है ना नॉलेज और साइंस। क्या होता है? नॉलेज एंड साइंस। लिंग्वा का मीन होता है टंग एंड स्टिका का मीनिंग होता है नॉलेज और साइंस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जब लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं ना, तो किस में करते हैं? लिंग्विस्टिक्स में, ठीक है, बिल्कुल। और इनका एनालिसिस अगर करेंगे ना वर्ड का, तो लिंग्वा मीन होता है टंग एंड स्टिका मीन होता है नॉलेज और साइंस। क्लियर? चलो अब चलते हैं लिरिक पे। द लिरिक वाज अ कंपोजिशन टू बी संग विद ए लायरे और हार्प। देखो लिरिक क्या होता है ना, ओरिजिनली ये गाए जाने के लिए किसके साथ, लो मैं लाइन हटा देती हूँ तो दिखेगा नहीं, ठीक है। देखो इसको ना लायरे एक इंस्ट्रूमेंट होता था, जो बाजा कह सकते हैं आप, ठीक है, बजाने के लिए यूज़ किया जाता था। हार्प भी वही चीज़ है, ठीक है। तो इसके साथ में गाना गाए जाने के लिए इसको लिखा गया था, ठीक है। यानी कि जो लायरे और हार्प के साथ में गाना गाया जो जाए, उसके लिए लिरिक बनाया गया था, ठीक है, बिल्कुल। तो इट फॉर्म्स एक पार्ट ऑफ पर्सनल पोइट्री। अब ये पर्सनल पोइट्री का पार्ट होते हैं, यानी जो राइटर नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो लिखते हैं, जो गाने वाले होते थे ना, जो सिंगर्स होते थे, वो क्या करते थे, अपनी पर्सनल इनर फीलिंग को निकालते थे अपने सॉन्ग्स में, ठीक है। अभी आगे देखेंगे आप। इट इज़ ए पर्सनल पोएम विच एक्सप्रेसेस द पोइट्स ओन लॉन्गिंग्स एंड फीलिंग्स। बिल्कुल, अपनी व्यथा या अपनी बातें, अपनी बिलोंगिंग्स, अपनी लॉन्गिंग्स, फीलिंग्स को राइटर यानी पोएट जो होते थे वो कहते थे पोएम में, सॉन्ग में। इट फोकसेस ऑन ए सिंगल इमोशन सच एज लव, होप, डिस्पेयर, ग्रीफ, डिवोशन, फ्रेंडशिप और पैट्रियोटिज्म। और ना वो इसमें फोकस करते थे अपने किसी एक इमोशन पे, जैसे वो लव पे हो सकती थी, होप पे, डिस्पेयर, ग्रीफ, डिवोशन, फ्रेंडशिप या पैट्रियोटिज्म पे, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। देयर इज ए काइंड ऑफ यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन अलॉन्ग विद इट्स म्यूजिकल नेचर। बिल्कुल। इट इज़ ए शॉर्ट पोएम विद पर्सनल नोट। अब इसमें आपको देखिए लिखा तो बहुत कुछ, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि एक छोटी कविता होती है जिसमें ना पोएट के पर्सनल नोट होते हैं और उनमें सिंगल थॉट या इमोशन होते हैं, ठीक है। और इसके जो करेक्टरिस्टिक होते हैं ना किसके, लिरिक के, वो होते हैं म्यूजिकलिटी, सब्जेक्टिविटी, यूनिटी, स्पॉन्टेनिटी, ब्रेविटी और ऑल, ठीक है। ये सभी होते हैं इनके करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा ये देखो, ये स्पॉन्टेनिटी की स्पेलिंग अच्छी है, इसको लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है एग्जाम में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो लिरिक पोएम होती है ना, ये पोएट के अपने इमोशन पे बेस्ड एक कविता होती है, छोटी पोएम होती है, ठीक है। और इसको जो लिरिक वर्ड है ना, ये लायरे और हार्प से बना है, ठीक है, लायरे से बना है, जिसका जो आप लायरे कहो चाहे हार्प कहो, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट लेकर के ये लिरिक गाया जाता था। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मालाप्रॉपिज्म। द रिडिकुलस मिसयूज ऑफ ए वर्ड इज मालाप्रॉपिज्म। अब देखो, किसी ना शब्द का मिसयूज करना,
दुरुपयोग करके एक हंसी ला देना, हास्यप्रद उसका प्रेजेंट करना, यही होता है मालाप्रॉपिज्म। ठीक है, और इस टर्म को लिया कहाँ से गया था? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम मिसेस मालाप्रॉप इन शेरिडन्स द राइवल्स। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है एज इट इज़ कि जो है ये कहाँ से लिया गया है। तो हमें ये याद रखना है कि जो टर्म है ना उसको मिसेस मालाप्रॉप, जो कि शेरिडन है, शेरिडन की किसी द राइवल्स में इनका जिक्र है। किसका? मिसेस मालाप्रॉप का। और वो ही यूज़ करती हैं मालाप्रॉपिज्म का, इनके नाम पर ही ये टर्म का नाम रखा गया है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है हमारा मेमोर। मेमोर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी दाउ इट इज रिटन बाय द अथर हिमसेल्फ। अब देखो, जो मेमोर होता है ना ये ऑटोबायोग्राफी से थोड़ा सा अलग होता है। क्यों? क्योंकि इसको जो अथर होता है ना वो खुद लिखता है, और ऑटोबायोग्राफी को भी खुद ही लिखा जाता है, लेकिन इसमें माइनर डिफरेंस है। क्या? कि इन मेमोर द अथर डज नॉट डेवलप हिज ओन सेल्फ। इसमें ना जो मेमोर होता है ना, इसमें ना अथर अपना नया कुछ अपने आप से नहीं बना सकता। क्या? ही इज इंटरेस्टेड इन द पीपल एंड इवेंट्स विच ही नोज एंड विटनेसेस। वो क्या करता है ना, जो इवेंट या जिस पर्सन के बारे में वो बातें लिखता है ना, वो उसके खुद गवाह होते हैं और अच्छे जानकार होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? यानी आंखों देखा व्यक्ति या इवेंट के बारे में ये हाल बताएंगे। किस में? मेमोर में। ठीक है, और वो रियल चीज़ें होनी चाहिए, खुद एक्सपीरियंस की हुई चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, मेमोर आल्सो डिफर्स फ्रॉम डायरी और जर्नल्स एज द डायरी रिकॉर्ड्स द इवेंट्स इन वंस लाइफ। अब देखो, जो मेमोर होता है ना, अब ये डायरी और जर्नल से भी अलग होता है। ठीक है, क्योंकि डायरी में रिकॉर्ड्स होते हैं इवेंट्स की, किसी लाइफ के, यानी किसी पर्सन के लाइफ के इवेंट्स का रिकॉर्ड होता है डायरी में। ठीक है, डायरी इज़ फॉर पर्सनल यूज़, लेकिन डायरी जो होती है ना वो पर्सनल यूज़ के लिए लिखी जाती है। और ये भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सैमुअल पेप्स एंड जॉन इवेलियन है आर द नोन एग्जाम्पल ऑफ डायरी राइटर्स। ठीक है, डायरी राइटर्स के लिए कौन जाने जाते हैं? सैमुअल पेप्स और जॉन इवेलियन। ठीक है, ओके। मेमोर इज फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड मेमोरे। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ से आया है। मेमोरिया विच मीन्स मेमोरी और रेमिनिसेंस। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है मेमोरी। ठीक है, स्मरण, रेमिनिसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एज इट इज आ सकता है एग्जाम में। वॉट द अथर राइट्स इज द रिजल्ट ऑफ रेमिनिसेंस। अथर क्या लिख रहा है ना, वो एक रेमिनिसेंस का परिणाम हो सकता है। ठीक है, कुल मिला के ये कि अपनी मेमोरी बेस्ड चीज़ें, वो किसी चीज़ को आंखों देखा, खुद से एक्सपीरियंस किया हुआ कोई घटना जो है ना वो अथर लिखता है खुद। इट इज़ कंसिडर्ड एज द सब कैटेगरी ऑफ बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। हाँ, लेकिन ना इसको पूरी तरह से जो मेमोर है ना इसको हम ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी का सब कैटेगरी तो मान सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं मान सकते। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये भी तो खुद ही लिखा जाता है और राइटर के बारे में होता है, उसके जीवन से रिलेटेड होता है और रियल चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, द स्टोरी ऑफ लाइफ मे बी आइदर ए बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, देखो किसी के जीवन की जो कहानी होती है ना वो या तो ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, तो बायोग्राफी हो सकती है, या तो अथर खुद लिखा होगा अपने बारे में, या तो किसी और ने उसके बारे में लिख दिया होगा, यही। ठीक है, बट ए मेमोर इज ए स्टोरी फ्रॉम ए लाइफ। जी, लेकिन मेमोर जो होती है ना वो किसी लाइफ की कहानी होती है, छोटे पार्ट की। द अथर राइट्स अबाउट दोज थिंग्स विच प्रूव टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। ठीक है, और अथर जो है ना इन सब चीज़ों को वो एक टर्निंग पॉइंट अपनी लाइफ में बता सकता है। ठीक है, द राइटर इज नोन एज मेमोरिस्ट और ए मेमोरियलिस्ट। ठीक है, और ये जो राइटर होते हैं ना उनको क्या कह सकते हैं? मेमोरिस्टिस कह सकते हैं या मेमोरियलिस्टिक्स कह सकते हैं, मेमोरियलिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई, मेमोर है तो मेमोर लिखिएगा तो मेमोरिस्ट कह सकते हैं, या फिर मेमोरी लिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, हाँ भाई, प्रोनाउंस कर लीजिएगा अपने तरीके से, स्पेलिंग याद रखिएगा, उसी में आपका काम हो जाए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। अच्छा, अब टर्म आता है मेटाफिजिकल पोएट्स का। देखो ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसको हम कल रखेंगे। ठीक है, देखो खत्म नहीं होगा, और अभी नेक्स्ट पेज में भी है, और इसमें ना इंपॉर्टेंट भी है कुछ चीज़। ठीक है, जैसे कि डन है, ड्राइडन है, और क्या कहते हैं अभी आपको आगे मिलेंगे, मार्वल मिलेंगे, काउली मिलेंगे, क्लेवलैंड मिलेंगे, हर्बर्ट, वॉगन, क्रैश्यू, है ना, ये सभी आपको मिलेंगे। भी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी होगा आगे चल के मेटाफिजिकल पोएट्स में, तो इसको आज हम यहीं से स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
चलिए, तो कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, आपका लॉजिक मेरे लॉजिक से अलग हो, वो आप मुझे बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।